नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज बैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एमएसएमई की टीम पहुंची रीवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित उद्योगपति हुए शामिल। रीवा में लग सकते हैं 50 करोड़ से अधिक के कई लघु उद्योग। प्रतिबंधित समय के बाद डीजे बंद कराने पहुंचे एसडीएम तहसीलदार से बारातियों की हुई कहासुनी और 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे शामिल। खबरें अब विस्तार से। एमएसएमई की टीम पहुंची रीवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित उद्योगपति हुए शामिल। रीवा में लग सकते हैं 50 करोड़ से अधिक के कई लघु उद्योग। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने के बाद अब रीवा में औद्योगिक क्रांति आएगी। राजेंद्र शुक्ला, आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एमएसएमई की टीम विभिन्न जिलों से होते हुए आज रीवा पहुंची। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जागरूकता समारोह कार्यक्रम अंतर्गत इसरार होटल में एमएसएमई की टीम के साथ बैठक की गई। बैठक में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी सहित कई उद्योगपति शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से रीवा में सोलर प्लांट को लेकर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसी तरह से आने वाले समय में रीवा में औद्योगिक क्रांति आएगी और एक इतिहास रचा जाएगा। टीम को संबोधित करते हुए राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अब रीवा महानगरों की दौड़ में है, जहां सड़कों के जाल बिछ चुके हैं। उद्योग क्षेत्र में भी रीवा अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में रीवा जिले में विभिन्न लघु उद्योग लगाए जाएंगे, जिसमें आय के संसाधनों के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे, जिसके लिए रीवा की धरती पूरी तरह अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा जिले में फूड हब पार्क बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हरेंद्र प्रताप, मुख्य संपादक एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजट्टी उपस्थित थे। साथ ही जिला उद्योग के प्रबंधक यूबी तिवारी सहित अन्य उद्योगपति शामिल रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकी सहित पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इससे क्या उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ये रीवा के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने जो जागरूकता यात्रा चलाई है, वो दिल्ली से कानपुर प्रयागराज होते हुए आज रीवा पहुंची है। यहाँ से बनारस के लिए रवाना हो रही है और इसमें उद्योगपतियों के साथ उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा की है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो उद्योगपति हैं वो राज्य सरकार के सुविधाओं का तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका लाभ जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते। तो अब वो कमी दूर हो जाएगी और जितने भी हमारे उद्योग के सलाहकार हैं वो सारे लोग इसमें उपस्थित थे। कलेक्टर थे, एमएसएमई डिपार्टमेंट था और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करके और हम लोगों ने योजना बनाई है कि आने वाले दिनों में हम क्लस्टर डेवलपमेंट, भारत सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, उसके अंतर्गत प्रपोजल भेजेंगे, उसको मंजूर कराएंगे और एक लघु उद्योगों का जो 50 करोड़ तक की लागत का होता है, लघु उद्योग का वो लघु नहीं रह गया, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में जो होता है वो एमएसएमई में आता है। उस क्षेत्र में भी हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर उद्योग लगाने में लोगों की मदद करेंगे। फूड हब को लेकर के क्या चल रहा है? फूड हब को लेकर मेगा फूड पार्क की बात मैंने कही है कि रीवा में चूँकि कृषि उत्पाद बढ़ गया है बाढ़ सागर की सिंचाई की नहरों के कारण। बगल के मैहर में हम लोग जानते हैं कि टमाटर और करेला जैसा उत्पाद बहुत होता है, आंवला यहाँ बहुत होता है, तो इससे संबंधित गेहूं और धान बहुत होने लगा है। तो मेगा फूड पार्क भी बनाने का यहाँ पे स्कोप है। उस दिशा में भी प्रस्ताव बना के भेजे जाएँ, मंजूर कराए जाएँ और उस पर काम किया जाए। 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह। मध्य प्रदेश के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगू भाई पटेल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। आपको बता दें कि समारोह में राज्यपाल द्वारा पीएचडी व स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को उपाधि दी जाएगी।
जिसकी तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य के द्वारा कार्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रोफेसर, स्टाफ एवं छात्रों को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही बताया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग व विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक समारोह में 2018-19 के एमफिल परीक्षा उत्तीर्ण धारक व सत्र 2019-20 के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र भाग ले सकेंगे। साथ ही 28 जनवरी 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 के बीच पीएचडी अवार्ड प्राप्त करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्रों को विश्वविद्यालय ने 30 नवंबर तक 1500 रुपए शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीयन आवेदन करना होगा। अतिरिक्त विलंब शुल्क 500 रुपए के साथ 2 दिसंबर तक पंजीयन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परंपरा के अनुसार इस समारोह में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों से अव्वल अंक लेकर स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंतिम सूची में वर्ष 2020 के उत्तीर्ण ऐसे छात्रों की संख्या 33 है। वहीं वर्ष 2020 के ही स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु 24 छात्र पाए गए हैं, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्कृष्ट छात्र हैं। विश्वविद्यालय ने चयनित छात्रों की सूची जारी कर दी है। साथ ही किसी तरह की दावा आपत्ति के लिए अन्य छात्रों से 30 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। प्रतिबंधित समय के बाद डीजे बंद कराने पहुंचे एसडीएम तहसीलदार से बारातियों की हुई कहासुनी। वैवाहिक सीजन इन दिनों पूरे जोर पर है। विवाह की खुशी इस कदर लोगों में है कि वो नियम कानून को भी ताक में रख रहे हैं। डीजे साउंड रात 10 बजे तक बंद हो जाने चाहिए, लेकिन शहर में कलेक्टर के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देर तक डीजे बजाए जा रहे हैं। बीती रात जब प्रशासनिक अधिकारी डीजे बंद कराने पहुंचे तो बारातियों से कहासुनी हो गई और नियमों को ताक पर रखकर डीजे बजाया गया। आपको बता दें, इस समय सीबीएसई के विद्यार्थियों की जहां टर्म 1 की परीक्षाएं हैं, वहीं एमपी बोर्ड की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हैं। ऐसे में डीजे की शोर की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस शोर से विवाह घरों के आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। साथ ही दिल के रोगियों की भी परेशानी बढ़ गई है। जबकि जिला कलेक्टर का निर्देश है कि सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच पूरे जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं तीव्र संगीत का उपयोग नहीं किया जाएगा और डीजे भी नहीं बजाए जाएंगे। उसके बाद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीती रात बज रहे डीजे को जब बंद कराने एसडीएम और तहसीलदार अपनी टीम के साथ पहुंचे तो बारातियों से जमकर कहासुनी हो गई। लोग प्रशासन का नियम मानने को तैयार ही नहीं है और डीजे की धुन में देर रात तक थिरकने से बाजी नहीं आ रहे हैं। प्रस्तुत है तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, है क्या कि माननीय कलेक्टर महोदय ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि रात्रि 10 बजे के बाद ये ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में डीजे का तेज़ी से वादन नहीं किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में कल हम और एसडीएम साहब एक साथ संयुक्त रूप से नगर का भ्रमण किया है और कई जगह पर हमने डीजे वालों को कल वार्निंग दी है, समझाइश दी है। आज पहला दिन है, आज के बाद यदि मिलेंगे तो हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से बाणसागर कॉलोनी में एक सेन परिवार की बारात थी और जिसमें हम और एसडीएम साहब उनको समझा रहे थे, लेकिन वो कुछ नशे की हालत में थे। वो लोग झूमा झटकी करने की स्थिति में थे, तो हम लोगों ने उनको कल केवल वार्निंग दी है। ऐसा होगा तो अगली बार से कानूनी कार्यवाही करेंगे। विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पडरी में दलित युवक के हाथ काटने के मामले में पीड़ित अशोक साकेत को सरकारी नौकरी दी जाए तथा 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं व बच्चियों के साथ हो रही दुष्कृत्य की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि
जिले के अंदर अतिक्रमण के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिले के अंदर बैंक खातों से लाखों रुपए गायब हो रहे हैं। ऐसे अपराधों के लिए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर पीड़ितों की राशि लौटाई जाए। इस अवसर पर जोन इंचार्ज कमलेश बौद्ध, विकास पटेल, जिला अध्यक्ष अमित कर्नल, पूर्व विधायक शीला त्यागी, पंकज सिंह, RS कुशवाहा, अमरनाथ पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रस्तुत है बसपा जिला अध्यक्ष अमित कर्नल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि जैसे अभी जो है तो कुछ दिन पहले अभी हमारे पडरी ग्राम पडरी के अशोक साकेत का हाथ काट दिया गया सिर्फ मजदूरी मांगने के मनुष्य में, और वो अपनी मजदूरी मांगने गया, इस पर उसके हाथ काट दिया गया। और पीड़ित जो है तो जिंदगी और मौत से जो है तो लड़ रहा है हॉस्पिटल में, और जो भी तो अभी बराबर नहीं जुड़ पाया है, जिससे उसको वो एक प्रकार से अपंग हो चुका है। तो हमारी ये मांगे है कि उसको एक सरकारी नौकरी, 50 लाख की आर्थिक सहायता, और जो है तो 10 एकड़ की कृषि भूमि जो है तो कृषि करने योग्य भूमि जो है, और चाहे ये सारी मांगें आरोपी के जितने भी मानव संपत्ति है उनको जब्त करके ही की जाए। लेकिन ये हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द तत्काल हमारी मांगों को पूरा की जाए। और जिले में जितने भी अतिक्रमण के नाम पर SC/ST की मानव बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, तो मेरा कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार SC/ST को पट्टा देने की तो ऊपर से घोषणाएं कर रहा है, लेकिन इधर जो है तो उनको उनके ही जमीन से जो सैकड़ों वर्षों से निवास कर रहे हैं, उनकी ही जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो तो प्रदेश सरकार की दोहरी नीति नहीं चलने वाली, इसमें जो है तो होश में आए और जो है SC/ST के लोगों को जिस जमीन वो रह रहे हैं उनको वो पट्टा मुहैया कराया जाए, हमारी मांग है। सरकार हमेशा बात करती है कि हम गरीबों के साथ हैं। हाँ, उनकी जितने भी घोषणाएं हैं, जितने भी उनके वादे हैं, सारे झूठे हैं। जमीन में कोई काम नहीं है, सिर्फ घोषणाएं पर ही निर्भर करती है, और जैसे चुनावी वक्त आता तब भर घोषणाएं होती है। जमीन में आप देख लीजिए, अभी का ताज़ा उदाहरण है, आप मुख्यमंत्री जी का आप देख लीजिए, उनकी घोषणाएं, उनका वीडियो वायरल है खुद कि SC/ST के लोगों को पट्टा दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको तत्कालीन घटनाएं दिखा रहा हूँ कि कई, चाहे वो त्योथर के आदिवासी बस्तियों का मामला हो, चाहे सिरमौर का मामला हो, चाहे गुड़ का बदवार का मामला हो, जिले में कई जो है तो समरिया मामला, जहां देखो वहीं अतिक्रमण के नाम पर जो है तो सभी SC/ST की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं लगातार। तो ये ताजा घटनाएं हैं, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो करते। सरकार तमाम PM आवास योजना दे रही, गरीबों को बसा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि जब जमीन ही नहीं है तो आवास किस काम का। मानो जिस जमीन का हमें पट्टा पहले दे दिया जाए, इसके बाद आवास मिले तो हम बस जाए। अब ये है कि सैकड़ों की बस्ती है, उसमें 2-4 लोगों को दे दिया गया नाम मात्र। किनके नाम आज ज्ञापन सौंपा गया? आज जो है तो राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है, और हम सभी बिंदुओं पर फोकस करके राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रदेश की घोषणाएं हैं यहाँ पूरी नहीं हो रही। जिले में लगातार अन्य। क्या नाम है आपका? क्या पद है? एडवोकेट अमित कर्नल, जिला अध्यक्ष बसपा रीवा, एडवोकेट अमित कर्नल। खनन तथा ड्रग माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, कहा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश में 20 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन माफियाओं तथा ड्रग माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए, अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्त करने तथा आवश्यकता होने पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई करें। रेत माफियाओं तथा नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई में ठोस परिणाम प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करें, साइबर सुरक्षा के संबंध में पूरी कार्ययोजना तैयार करके प्रस्तुत करें, राष्ट्रीय काउंटर ड्रोन नीति के अनुसार व्यवस्था बनाएं, सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थलों में CCTV कैमरे का उपयोग सुनिश्चित करें, विदेशों में सहायता प्राप्त करने वाले NGO पर कड़ी निगरानी रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस तथा पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी भी शामिल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।